गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। नॉर्मली जब हम बोन मैरो की बात करते हैं, ठीक है, ट्रांसप्लांटेशन पे बाद में जाएंगे, पहले हम बात करेंगे बोन मैरो की। तो बोन मैरो क्या होती है? एक प्रकार का हम बोलते हैं स्पॉन्जी टिश्यू जैसी संरचना है, ठीक है, स्पॉन्जी टिश्यू है जो कि कहाँ प्रेजेंट है? बोन के अंदर। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो बोन है उसके अंदर एक मैरो पोर्शन है जो कि सॉफ्ट टिश्यू जैसा है, और ये बोन के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए हम इसे बोन मैरो नाम देते हैं, ठीक है। अब इनके अंदर कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, हम मान के चलते हैं कि ये काफ़ी सारे कैरेक्टर्स रखते हैं, राइट। जैसे हमने कभी बोला कि इनके अंदर हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि आगे जाकर काफ़ी सारे ब्लड सेल टाइप्स को बना सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं, राइट। और इनका ट्रांसप्लांटेशन करवाना ज़रूरी हो जाता है कई बार, क्योंकि क्या होता है नॉर्मली पेशेंट्स के अंदर, हम बात करते हैं पेशेंट्स के अंदर, हम बोन मैरो को अगर रिमूव नहीं करते, पहले जो डैमेज पार्ट है उसको रिमूव नहीं करते, तो उसकी डेथ इजीली हो जाती है, क्योंकि बोन मैरो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, राइट, हमारी इम्यूनिटी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए। तो इसलिए उसका ट्रांसप्लांटेशन काफ़ी ज़रूरी हो जाता है ऐसी कंडीशंस में जहाँ उसको सर्वाइव करवाना है, ठीक है, सर्वाइवल के लिए ये प्रोसेस ज़रूरी हो जाता है, राइट। तो हम देख लेते हैं बोन मैरो क्या होता है और किस प्रकार से इसका ट्रांसप्लांटेशन करवाया जाता है, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे बोन मैरो की। तो बोन मैरो इज अ सॉफ्ट स्पंजी टिश्यू, ठीक है। प्रेजेंट कहाँ है? बोन के अंदर, इसलिए प्रेजेंट इनसाइड बोन, राइट। एक सॉफ्ट स्पंजी टिश्यू है जो कि कहाँ प्रेजेंट है? बोन के अंदर की तरफ प्रेजेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं HSC सेल्स इसके अंदर उपस्थित रहते हैं, नॉर्मली यहाँ देखते हैं हम पूरे बोन मैरो एक सॉफ्ट स्पंजी टिश्यू है जो बोन के अंदर उपस्थित है, ठीक है, और काफी वाइटल फंक्शंस जो होते हैं वो परफॉर्म करता है, ठीक है, वाइटल फंक्शंस को परफॉर्म करता है ये
बोन मैरो के अंदर क्या होता है, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। और हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स क्या करेंगे, स्टेम सेल्स हैं जिसका मतलब कि वो डिफरेंट टाइप के सेल्स को फॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि स्टेम सेल्स का काम ही ये होता है कि अलग अलग प्रकार के सेल्स को वो फॉर्म कर सकते हैं। अब हेमेटोपोइटिक है स्टेम सेल्स मतलब ब्लड से रिलेटेड, हेमेटो का मतलब ये हो जाता है कि ब्लड से रिलेटेड जितने भी सेल्स बनाने होंगे सारे सेल्स बनाने का श्रेय किसे जाता है, HSC, ठीक है, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, बोन मैरो के अंदर प्रेजेंट। अब जब हम बोलते हैं कि ब्लड सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है, तो ब्लड सेल्स ही बोल रहे हैं, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स को भी, और ब्लड सेल्स भी कहाँ प्रेजेंट है, हमारे बोन मैरो में। तो कई बार हम बोलते हैं कि अगर ब्लड सेल्स जेनेटिक वजह से, कोई जेनेटिक रीजन हो, उसकी वजह से कहीं खराब हो जाते हैं या चेंज हो जाता है उनका संरचना स्ट्रक्चर, इन्फेक्शन की वजह से, या कहीं पे हम बोले कि मेटाबॉलिज्म में चेंज आ जाता है, जो उपापचय दर होती है उसमें चेंज आ जाता है, वो हो नहीं पाता ब्लड सेल्स के कारण, तो कई बार हमें ट्रांसप्लांटेशन करवाना, ठीक है। दूसरी चीज हमने ये भी बोली कि अगर इन्फेक्शन की कंडीशन है, बॉडी फाइट ही नहीं कर पा रही इन्फेक्शन से, दूसरी चीज जो ब्लड सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिप्लीट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, या फिर कीमोथेरेपी की कंडीशन, ठीक है, जब कीमोथेरेपी दी जाती है तो क्या किया जाता है, ब्लड सेल्स कई बार किल हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी ये ट्रांसप्लांटेशन करवाया जाता है, ठीक है। अब हमने बोला 3 टाइप ऑफ ब्लड सेल्स बनाते हैं ये HSC जो है, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, इनके साथ लिम्फोसाइट्स भी ये बनाते हैं। अगर RBC बनाते हैं तो उनका फंक्शन हमें सबको पता है कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को कैरी करते हैं। WBCs बनाते हैं तो सबको पता है कि ये इन्फेक्शन से बचाते हैं, प्रिवेंट करते हैं। और प्लेटलेट्स अगर बनाते हैं तो ये ब्लड क्लॉट में हेल्प करेंगे, क्लॉटिंग आसानी से कर पाएंगे। तो इन तीनों का अलग अलग फंक्शन है और ये तीनों मिलकर बनते किससे हैं, HSC सेल्स। इसी के साथ लिम्फोसाइट्स वगैरह भी इन्हीं से बनते हैं, मतलब ब्लड का जो भी फॉर्मेशन है वो HSC से ही हो रहा है। जब हम ब्लड फॉर्मेशन डिटेल में पढ़ेंगे तो हमें वो चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। अब एक चीज हमने बोला बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, तो ट्रांसप्लांटेशन का मतलब क्या हुआ कि हम बॉडी के किसी पार्ट में बोन मैरो को, या हम बोल सकते हैं ब्लड सेल्स को, ठीक है, ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, मींस इन्फ्यूज कर रहे हैं, अंदर डाल रहे हैं, ताकि वो बोन मैरो में जाके स्टेबल हो जाए और वहां पे जाके अपने फंक्शन को परफॉर्म कर सके, और पहले वाले सेल्स को वहां से धीरे धीरे हटा दिया जाए। ट्रांसप्लांटेशन में यही तो होता है कि लिवर, अगर हम बोले लिवर ट्रांसप्लांटेशन, दैट मींस बाहर से हम लिवर को अंदर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, राइट। हम बोलते किडनी ट्रांसप्लांटेशन, किडनी को हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, तो ऐसे ही बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में बोन मैरो पार्ट को ही अंदर की तरफ बॉडी में ट्रांसप्लांट किया, ताकि हमें इम्यूनिटी मिल सके, सारे डिजीजेस जो भी हो रहे हैं उनसे हम फाइट आसानी से कर सकें, राइट। क्लियर है? तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन ऑफ बोन मैरो so that our body can fight against infections, right? अब हम ये बोलते हैं कि चलो ट्रांसप्लांटेशन तो हो जाता है, ठीक है, ट्रांसप्लांटेशन करवाया जाता है, पर इसके पीछे रीजन क्या है? व्हाई ट्रांसप्लांटेशन, क्यों ट्रांसप्लांटेशन करवाया जाता है? कोई रीजन है? तो उन रीजंस को हम देख लेते कि क्यों ट्रांसप्लांटेशन प्रोसेस को करवाया जाता है। सबसे पहला रीजन,
ठीक है, ये कुछ रीजंस हैं कि इसलिए ट्रांसप्लांटेशन करवाया। तो सबसे पहले हम बात करें एनीमिया की, दैट मींस ब्लड की कमी है। ब्लड की कमी क्यों होगी? क्योंकि वहां पे ब्लड सेल्स प्रेजेंट नहीं है। तो ब्लड सेल्स प्रेजेंट नहीं होंगे तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू हम बोल सकते हैं रिन्यूड फॉर्म का बोन मैरो ट्रांसप्लांट करेंगे तो इजीली ब्लड सेल्स जो हैं उनका भी फॉर्मेशन आसानी से हो पाएगा वहां पे। कैंसर की कंडीशन में क्या होता है? इरेगुलर ग्रोथ होने लगती है सेल्स की, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं ताकि ग्रोथ जो है वो नॉर्मलाइज किया जा सके, ठीक है। अब कैंसर की अगर हम बात करते हैं तो कैंसर ल्यूकेमिया होता है, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल्स में जो कैंसर होता है तो ब्लड के अंदर जो कैंसर होता है उसको इस प्रोसेस के थ्रू हम आसानी से ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए कैंसर कंडीशन में जहां पर ब्लड के अंदर कैंसर है व्हाइट ब्लड सेल में, ठीक है, उस कंडीशन में हम आसानी से बोन मैरो को ट्रांसप्लांट करवा के इस प्रोसेस को करवा सकते हैं। कीमोथेरेपी, कई बार ऐसा होता है कि कीमोथेरेपी के कारण हमारे जो ब्लड सेल्स होते हैं वो फॉर्म होना बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में भी हम ब्लड मैरो बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन करवा सकते हैं। कॉन्जेनाइटल न्यूट्रोपेनिया मतलब ऐसी कंडीशन जहां पर काफी टाइम तक जो इम्यूनिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। इम्यूनिटी काफी टाइम तक कम हो जाती है तो उस कंडीशन में भी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, बढ़ाने के लिए ट्रांसप्लांटेशन कराया जाता है, ठीक है। दूसरी सिकल सेल एनीमिया हो, जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स में हम देखते हैं कि बाय बर्थ ही जो हमारी ब्लड सेल्स होती हैं वो सिकल सेल हो जाती है, ठीक है। सिकल सेल सिकल के प्रकार की सेल हो जाती है, उसके अंदर हीमोग्लोबिन समा नहीं पाता, तो इस कंडीशन में सिकल सेल एनीमिया हो जाता है, दैट मींस ब्लड की कमी हो जाती है। और उस कंडीशन में सबसे बेस्ट एग्जांपल या सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट यही रहता है कि ट्रांसप्लांटेशन करवा दिया जाए। कई बार हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चों में भी ट्रांसप्लांटेशन करवाया जाता है। थैलेसीमिया में हम बोलते हैं जो हीमोग्लोबिन है हमारा, जो हमारे प्रोटीन्स हैं, ठीक है, जिनसे मिलकर ब्लड बना है, उनमें चेंज होता है। जैसे बीटा चेन की बात करते हैं तो वहां पे कुछ और अटैच्ड रहते हैं सब्सटेंसेस, तो चेंज हो जाती है संरचना। उस चेंज संरचना को बॉडी सूट नहीं कर पाती है, ठीक है, बॉडी के फंक्शंस प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं हो पाते हैं, तो इस कंडीशन में हम करवाते हैं। रिजेक्ट्स न्यू ऑर्गन्स, जब बॉडी में नए ऑर्गन अगर हम किसी को ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, बार बार रिजेक्शन हो रहा है वहां पर, दैट मींस इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा खराब है, तो उस कंडीशन में भी बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करवा सकते हैं। कीमोथेरेपी कहीं पर फेल हो जाए, ठीक है, जो कैंसर सेल्स हैं उनको किल नहीं कर पा रही, कीमोथेरेपी फेल हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन लास्ट ऑप्शन बचता है, ठीक है। और इम्यूनोडेफिशिएंट डिसऑर्डर्स, जिसमें इम्यूनिटी को रिड्यूस कर दिया जाता है, ऐसे डिसऑर्डर्स के लिए भी ट्रीटमेंट यही होता है। तो हमने बोला रीजंस क्या हैं, क्यों करवाया जा रहा है, क्योंकि बॉडी में कुछ खराबी है। खराबी क्या किस वे में है? मोस्ट प्रोबेबली ब्लड के वे में ही है, ठीक है, तभी हम बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन कराएं। ऐसे हर कहीं हर किसी जगह खराबी हो तो जरूरी नहीं हम बोन मैरो का ही ट्रांसप्लांटेशन करें, ठीक है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल से सर्वाइवल रेट जो होता है वो काफ़ी कम हो जाता है ट्रांसप्लांटेशन के बाद, क्योंकि बोन मैरो को ट्रांसप्लांट कराना इतना इजी टास्क भी नहीं, ठीक है, काफ़ी टिपिकल टास्क है। इसलिए जब तक हो सकता है कोशिश करते हैं कि हम उसे इम्यूनिटी बाहर से मेडिकेशंस देकर संभाल सके, पर जब चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती और हमें कुछ तो करना ही है तो हम लास्ट ऑप्शन इसको ले लेते हैं, ठीक है। तो ये रीजंस हुए हमारे बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। दूसरी बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ ट्रांसप्लांटेशन। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है ऑटोलोगस, ठीक है,
ऑटोलोगस ट्रांसप्लांटेशन। ऑटो का मतलब ही क्या होता है? खुद, सेल्फ। ऑटो का मीनिंग ये होता है कि सेल्फ बॉडी में ट्रांसप्लांटेशन करवाया जाए। अब सेल्फ ट्रांसप्लांटेशन का मतलब क्या हुआ कि सपोज पर्सन की जो बॉडी है उस बॉडी के सेल्स ही हम ले रहे हैं और उसे ही हम वापस से ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ हम सेल्स कहीं और से ले रहे हैं और ट्रांसप्लांट कहीं और पे कर रहे हैं। तो हम लेंगे कैसे सेल्स? एक तो हम बोल रहे हैं ओन बॉडी से ले रहे हैं, ठीक है, जो खुद की बॉडी है पेशेंट की उसी से ले रहे हैं, तो कोई और डोनर यहाँ पर नहीं। और ओन बॉडी के भी कौन से सेल्स लेंगे? हम स्टेम सेल्स लेंगे, ठीक है, ताकि इजीली वर्क करवाया जा सके। इसलिए हम बोल रहे हैं ऑटोलोगस ट्रांसप्लांटेशन की बॉडी से ही सेल्स निकालकर किसी और जगह पर डाले जा रहे हैं। दूसरी चीज, जब हम बोल रहे हैं पर्सन बहुत ज्यादा हेल्दी होगा, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि उसकी जो सेल्स हैं वो काफी ज्यादा इम्यूनिटी कंटेन करते हैं, इम्यूनिटी ज्यादा होती है सेल्स में, तभी हम ऑटोलोगस ट्रांसप्लांटेशन को करवा सकते हैं। अगर अदरवाइज डैमेज्ड सेल्स को हम ये वाला ट्रांसप्लांटेशन ट्रीटमेंट दे ही नहीं सकते, ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब एक चीज है कि ऑटोलोगस ट्रांसप्लांटेशन डॉक्टर्स के लिए या जो भी ट्रीट कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि खुद के सेल्स हैं तो रिजेक्शन के जो चांस होते हैं, ठीक है, रिजेक्शन के जो चांस होते हैं वो बिल्कुल ही कम होते हैं और होते ही नहीं, क्योंकि बॉडी खुद के सेल्स को एक फॉरेन सब्सटेंस नहीं समझी, ठीक है, ये नहीं समझी कि कोई सब्सटेंस बाहर से आया है, ठीक है, ग्राफ्टिंग करवाने की जरूरत नहीं है, हमें कोई मैच कराने की जरूरत नहीं है, टिश्यू मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। सेकेंडली ब्लड मैचिंग की जरूरत नहीं है, तो बहुत सारे स्टेप्स जो है वहाँ पर स्किप हो जाते हैं, क्योंकि खुद की बॉडी से खुद की बॉडी में डाल रहे हैं, तो वहाँ रिजेक्शन के चांसेस ऑलमोस्ट निल मिलेंगे। इसलिए ये वाला ट्रांसप्लांटेशन जो है काफी सक्सेसफुल रहेगा। लेकिन सक्सेसफुल कब रहेगा? उसी कंडीशन में जब सेल्स के पास इम्यूनिटी पावर अच्छी है और सेल्स हेल्दी है, ठीक है, आगे ग्रो कर सकते हैं आसानी से, उसी कंडीशन में ये करना चाहिए। अब जब हम प्रोसेस को देखते हैं तो एडवांटेज हम बोल सकते हैं कि रिजेक्शन बिल्कुल नहीं है, ठीक है, आसानी से ट्रांसप्लांटेशन की क्रिया हो सकती है। प्रोसेस देखें अगर हम, तो प्रोसेस इसमें इस तरह से रहता है। ये 4 स्टेप्स में ये प्रोसेस होता है, ठीक है। सबसे पहले कलेक्शन, जिसका मतलब हुआ कि स्टेम सेल्स को ओन बॉडी से कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, स्टेम सेल्स को खुद की बॉडी से ही कलेक्ट किया जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं हार्वेस्ट किया जाता है। हार्वेस्टिंग ऑफ स्टेम सेल्स सबसे मेन पॉइंट है। अब उन्हीं स्टेम सेल्स की प्रोसेसिंग करवाई जाती है, लेकिन क्योंकि हम बोल रहे हैं यहाँ पर खुद की बॉडी से है, तो यहाँ पर प्रोसेसिंग स्टेप में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। दैट मीन्स सिर्फ ये हुआ कि इसको प्योर करवाया जा रहा है, प्योरीफाइड फॉर्म में लाया जा रहा है, ठीक है, प्रोसेसिंग हो रही है तो प्योर फॉर्म में लाया जा रहा है। नेक्स्ट स्टेप में क्रायो प्रिजर्वेशन होता है। दैट मीन्स ये हुआ कि यहाँ पर प्रिजर्व किया जाएगा इन स्टेम सेल्स, ठीक है, स्टेम सेल्स या ब्लड सेल्स, और जब इन्हें प्रिजर्व कर लिया तो उसके बाद बॉडी के अंदर इन्फ्यूज करवाया जाए, जिसका मतलब ये हुआ कि इन्फ्यूजन आसानी से यहाँ हो सकता है, क्योंकि
इन्फ्यूजन का मतलब क्या होगा? इन्फ्यूजन का मतलब क्या हुआ? बॉडी के अंदर वापस से डालना, उन स्टेम सेल्स को अंदर की तरफ प्लेस करना। तो थॉड स्टेम सेल्स का मतलब हुआ कि ऐसे स्टेम सेल्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत कोल्ड है, डायरेक्ट हम कोल्ड स्टेम सेल्स को अंदर डालेंगे तो रिएक्शन कर सकता है। ऐसे उन स्टेम सेल्स को प्रिजर्व करने के बाद थॉ किया जाता है, थॉइंग की जाती है। थॉ मीन्स हाथ से नहीं करते हैं, वहाँ पे प्रॉपर उनके पास इक्विपमेंट्स होते हैं, उनसे ही करते हैं, लेकिन वहाँ पर उसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर लाया जाता है। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पर लाया जाता है ताकि इजीली वहाँ पर कोई रिजेक्शन, कोई हम बोल सकते हैं एक प्रकार के हार्मफुल इफेक्ट्स हमें ना दिखें। तो इस तरह से इन्फ्यूजन किया जाता है। 4 स्टेप में ये प्रोसेस होता है और ऑटोलोगस ट्रांसप्लांटेशन में हमारे पास काफी सारे फायदे हैं कि रिजेक्शन कम होगा, इन्फेक्शन जो है वो भी कम देखने को मिलेगा क्योंकि सेम टाइप के सेल्स हैं। तो एडवांटेजेस काफी सारे हैं इस प्रोसेस में। सेकेंड बात करते हैं हम दूसरे टाइप के ट्रांसप्लांटेशन की, उसे हम बोलते हैं एलोजेनिक ट्रांसप्लांटेशन। राइट, एलोजेनिक ट्रांसप्लांटेशन। एलोजेनिक मतलब दूसरे से, किसी डोनर से स्टेम सेल्स को या ब्लड सेल्स को लिया जा रहा है। तो स्टेम सेल्स और ब्लड सेल्स जो होते हैं वो लिए कहां से जा रहे हैं? किसी डोनर से। अब जब हम डोनर की बात करते हैं तो डोनर हमारा कोई क्लोज रिलेटिव होना चाहिए। ठीक है, कोई क्लोजनेस होनी चाहिए, क्लोज रिलेटिव यहाँ पर। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं कि पेरेंट्स हो हमारे, कोई सिबलिंग्स हो, ठीक है, कोई चिल्ड्रन या ग्रैंड चिल्ड्रन हो, ठीक है, और कोई ऐसे लोग हो जिनका जेनेटिक कंपोजिशन हमारे से मिलता जुलता है। ठीक है, तो हम यही मान के चलते हैं जब ग्राफ्टिंग करवाते हैं तो मोस्टली यही चीज देख के चलते हैं कि क्लोज रिलेटिव्स होने चाहिए। वो क्लोज रिलेटिव्स हमारे आसपास के ही लोग हों, ज्यादा दूर के लोग नहीं हों, ताकि आसानी से ट्रांसप्लांटेशन की क्रिया या ट्रांसप्लांटेशन प्रोसेस को परफॉर्म करवाया जा सके। ठीक है, दूसरी चीज, क्योंकि ये हम बाहर से ले रहे हैं, ठीक है, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से ले रहे हैं, तो यहाँ पर काफी चीजें मैच की जाती है। जैसे ब्लड मैचिंग की जाती है, ब्लड टाइप, ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए। ठीक है, टिश्यू मैचिंग की जाती है। ठीक है, और काफी सारे टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं ये परफॉर्म करने से। और जब हमें टेस्ट पॉजिटिव मिलते हैं, मतलब दैट मींस कि मैचिंग प्रॉपर्ली हो रही है, हमें ये चांसेस लगते हैं कि रिजेक्शन शायद बहुत हद तक कम होना चाहिए, तभी हम ट्रांसप्लांटेशन कराएं। क्योंकि अगर बॉडी रिजेक्ट करने लग जाएगी बाहर से आई हुई चीजों को, तो क्या होगा? नॉर्मली क्या होगा अगर बॉडी रिजेक्ट कर रही है? तो बॉडी रिजेक्ट करने के कारण बॉडी के अंदर बहुत सारी एंटीबॉडीज बनेंगी, और क्योंकि उसका इम्यूनिटी लेवल ऑलरेडी लो है तो वो फाइट नहीं कर पाएगी उससे। ठीक है, इन्फेक्शन से फाइट नहीं कर पाएगी और इजीली बॉडी डेथ भी हो सकती है किसी पर्सन की। इसे काफी सारे टेस्ट करवाना जरूरी हो जाता है, मैचिंग प्रॉपर होनी चाहिए, तभी एलोजेनिक प्रकार का ट्रांसप्लांटेशन होगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो रिजेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। ठीक है, कि हो सकता है मैं मैच कर गया, बॉडी को पता है कि मेरे अंदर ऐसे सेल्स थे ही नहीं, तो वो फॉरेन पार्टिकल समझकर रिजेक्ट बहुत इजीली, आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए रिजेक्शन के चांसेस ज्यादा हैं यहाँ पर, और यहाँ पर इन्फेक्शंस भी ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इन्फेक्शंस के जो चांसेस होते हैं वो भी हमें ज्यादा देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पर GVHDs
भी होने के चांसेस ज्यादा। और GVHD की बात करते हैं तो ये क्या चीज है, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज। ठीक है, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज होता है, एक प्रकार का वायरल इन्फेक्शन होता है जो कि इस प्रकार के ट्रांसप्लांटेशन में हो सकता है। ऑटोजेनिक में, उस ऑटोलोगस में या ऑटोजेनिक में ये चीज नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, क्योंकि दूसरे सेल का अंदर आना, इन्फ्यूज होना ही हम बोल सकते हैं उसी के कारण वायरल इन्फेक्शंस, वायरल डिजीजेस जो होते हैं वो हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पर काफी हद तक बॉडी को प्रोटेक्ट करना जरूरी हो जाता है। ठीक है, अब जब हम इसकी प्रोसेस देखते हैं तो प्रोसेस वही रहेगा, सबसे पहले कलेक्शन, ठीक है, वही 4 स्टेप्स में इस प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है। सबसे पहले कलेक्ट किया जाता है किसको, स्टेम सेल्स या फिर ब्लड सेल्स हार्वेस्ट किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है फ्रॉम डोनर। ठीक है, डोनर से लिया गया, डोनर से कलेक्शन किया जाता है। सेकेंड में इन्हीं ब्लड सेल्स या स्टेम सेल्स की प्रोसेसिंग होती है, दैट मींस इन्हें प्योरीफाइड फॉर्म में लाया जा रहा है और जो गुड सेल्स होंगे उनको सेपरेट किया जा रहा है। ठीक है, सेपरेशन हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रही है, प्योरीफाई किया जा रहा है, इसका मतलब जो स्टेम सेल्स काफी अच्छी कंडीशन में होंगे उनको ही आगे ले जाया जाएगा, तो वहाँ छटनी हो जाती है, प्रोसेसिंग आसानी से हो जाती है। थर्ड स्टेप में क्रायोप्रिजर्वेशन, अब क्योंकि हमने सेपरेट कर लिया, प्योरीफाई कर लिया, अब इन्हीं सेल्स को हम नाइट्रोजन ट्रीटमेंट देते हैं, या हम बोल सकते हैं काफी कोल्ड टेम्परेचर पर हम इसे रखते हैं ताकि इसकी एक्टिविटी जो है वो एक टाइम के लिए स्टॉप हो जाए। एक्टिविटी को क्या किया जाता है, स्टॉप किया जाता है। क्यों, ताकि इसे अलाइव कंडीशन में, जिंदा कंडीशन में रखा जाए। हो सकता है सेल बाहर है तो इजीली अपनी जो फंक्शनैलिटी उसको लॉस्ट कर सकता है, तो इसे क्रायो प्रिजर्व किया जाता है अलाइव कंडीशन में, मतलब कि जीवित कंडीशन में रखने के। ठीक है, अब इस कंडीशन से फिर इन्हें थॉ किया जाता है, ठीक है, मतलब इसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर लाया जाता है और फिर इन्हें इन्फ्यूज करवा दिया जाता है होस्ट के अंदर। जो होस्ट है जिसके अंदर इन्फेक्शन हो रहा है उनके अंदर इन्फ्यूज करवा दिया जाता है। तो इस प्रकार का ट्रांसप्लांटेशन एलोजेनिक कहलाता है, दूसरे की जीन से हम ले रहे हैं। कई बार इसमें हम मान के चलते हैं कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, उसके द्वारा भी एलोजेनिक ट्रांसप्लांटेशन करवाया जा सकता है। ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड को उस तरह से ग्रो करवाया जाता है उसकी स्टेम सेल्स को कि वो हेमेटोपोइटिक या ब्लड सेल्स फॉर्म आसानी से कर सके। तो लेबोरेटरी कंडीशन में उस तरह से ग्रो करा के और फिर इन्फ्यूजन करवाया जा सकता है। ठीक है, तो ये हुआ एलोजेनिक प्रकार का ट्रांसप्लांटेशन। नाउ हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, प्रोसीजर पूरा क्या होता है वो तो हमने एक नॉर्मली देखा कि इस तरह से करवाते हैं, पर ट्रांसप्लांटेशन का पूरा प्रोसीजर क्या रहता है ये हम 5 स्टेप्स में देखेंगे। ठीक है, 5 चरणों में इसको देखा जाता है। जैसे नंबर 1 अगर हम बात करते हैं तो नंबर 1 होता है कंडीशनिंग। ठीक है, पहले को हम बोलते हैं कंडीशनिंग,
ये हम बोलते हैं 7 से 10 डेज तक होता है, ठीक है। राइट, दैट मीन्स सबसे पहले पेशेंट जो है, ठीक है, उसको एक प्रॉपर कंडीशन प्रोवाइड करवाई जाती है।